डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बी पार्ट थर्ड की इस क्लास में पिछली बार हम बेंथम के उपयोगितावाद का अध्ययन शुरू कर चुके थे और उपयोगितावाद के जो प्रमुख सिद्धांत है उसका हमने अध्ययन किया। उपयोगितावाद के कुछ और आधारभूत सिद्धांत है उन पर आज हम प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा बेंथम का जो राज दर्शन, कानून व्यवस्था संबंधी आगे जो भी विचार है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। उपयोगितावाद के जो आधारभूत सिद्धांत और शेष रह गए थे वो हैं उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना है और राज्य और समाज में अंतर बेंथम ने बताया है क्योंकि राज्य गौण है और समाज प्रधान है, क्योंकि व्यक्ति पहले समाज के संपर्क में आता है और समाज में रहना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन ये लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक साधन मात्र है। उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है जिसमें काल्पनिकताओं का पुट नहीं है। जैसे कि रुडोल्फ मेट्रज ने कहा कि उपयोगितावाद का उदय विद्यार्थियों के अध्ययन कक्षों तथा कक्षाओं में इतना नहीं हुआ जितना कि जीवन की आवश्यकताओं और जीवन के लिए प्रतिदिन होने वाले संघर्षों के उतार चढ़ाव में हुआ। इसी तरह इसका और जो सिद्धांत है, उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है क्योंकि सुधारों की अपेक्षा हम सदैव नित नई आवश्यकताओं के अनुरूप करते हैं और समाज में यदि सामाजिक सुधारों की प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो चेतन की जगह जड़ होकर रह जाएगा। संवैधानिक मार्ग में विश्वास, क्योंकि हमेशा आंदोलन और क्रांति उचित मार्ग नहीं हो सकते। संवैधानिक अर्थात शांतिपूर्ण मार्गों में विश्वास। जैसे डॉक्टर वेपर ने कहा, बेंथम ने अंग्रेज जाति की परंपराओं के अनुरूप इस बात का प्रतिपादन किया कि सुधार क्रांति की अपेक्षा सदैव ही वांछनीय है। राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत ये अधिक है और समय के साथ परिवर्तित होने वाली भी ये विचारधारा कही जा सकती है। ये बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत हैं। इसके बाद हम देखेंगे बेंथम का जो राज दर्शन है। बेंथम राज दर्शन अर्थात राज्य से संबंधित, राज्य के क्या राइट्स हैं, क्या राज्य के द्वारा लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, राज्य से संबंधित जो भी उसके विचार और जो दर्शन है उसे हम बेंथम के राज दर्शन के नाम से जानते हैं। बेंथम के राज दर्शन के दो भाग हैं, निषेधात्मक और विधेयात्मक। निषेधात्मक भाग में वो विचार हैं जिनके द्वारा बेंथम ने अपने से पूर्व प्रचलित राजनीतिक विचारधाराओं धारणाओं का खंडन किया है और विधेयात्मक भाग में राज्य विधि संप्रभुता के संबंध में बेंथम ने जो स्वयं अपने विचार दिए हैं। जैसे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन, बेंथम से पूर्व के विचारकों में यदि देखा जाए तो लॉक ने बढ़ चढ़कर प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं और ये सभी को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होती है। अपनी सामाजिक हित का व्यवहारिक बुद्धि एवं धारणा से प्रेरित होकर बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों को अमान्य किया। बेंथम का मानना था कि ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। प्राकृतिक अधिकार आधारहीन प्रतीत होते हैं। ये केवल एक भ्रम और प्रमाद को फैलाने के काम कर सकते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का कोई औचित्य और कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। बेंथम ने कहा कि अधिकारों का निर्माण तो सामाजिक परिस्थितियों में होता है। जैसे उसने खुद ने कहा कि अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम है जिन्हें राज्य के कानून द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। राज्य ही संपूर्ण अधिकारों का स्रोत है और नागरिक राज्य के विरुद्ध अपने किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। कोई भी अधिकार राज्य के सीमा क्षेत्र के बाहर नहीं है। सभी अधिकार राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत ही संभव है। बेंथम का कहना था कि वही अधिकार श्रेष्ठ है जो समाज के अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो, अर्थात
बेंथम ने यह प्रतिपादित किया कि अधिकारों का स्रोत केवल राज्य है। जिन नियमों या जिन आदतों का व्यक्ति आदी हो जाता है उनको भी कानून बनाने के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक होती है। वो अपने आप स्वयं में प्राकृतिक रूप में कानूनों का रूप धारण नहीं कर सकती हैं। और बेंथम का मानना ये भी था कि व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है क्योंकि आज्ञा पालन की संभावित हानियां अवज्ञा की संभावित हानियों से कम होती है। समानता के सिद्धांत को भी बेंथम ने नहीं माना कि सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान नहीं होते, और इस समानता के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए बेंथम ने कहा कि पूर्ण समानता नितांत असंभव है और यह है सब प्रकार के शासन तंत्र की विरोधी है। क्या वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं? क्या वास्तव में सब मनुष्य स्वतंत्र रहते हैं? वास्तव में सब मनुष्य बिना एक भी अपवाद के दासता की स्थिति में जन्म लेते हैं। वो कहता है कि व्यक्ति के लिए ये मानना कि वो स्वतंत्र जन्म लेता है स्वतंत्र नहीं रहता। कुछ अपवादों को छोड़कर व्यक्ति हमेशा दासता की स्थिति में रहता है। इसी तरह सामाजिक समझौता सिद्धांत की धारणा का भी बेंथम ने उल्लंघन किया, या ये कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं होता और व्यक्ति आने वाले वर्षों तक अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए किसी भी समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बेंथम का कहना था कि व्यक्ति राजाज्ञा का पालन इसलिए नहीं करता कि उसके पूर्वजों के द्वारा उसके लिए कोई समझौता किया है, क्योंकि वह ऐसे किसी समझौते को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात राज्य अपनी उपयोगिता के कारण व्यक्ति से अपने आदेशों को मनवा लेता है। जैसे बेंथम ने खुद ने कहा कि व्यक्ति के कल्याण की बात समझे बिना समाज कल्याण की चर्चा करना व्यर्थ है। किसी भी वस्तु को हितकारी अथवा किसी व्यक्ति के लिए लाभकारी तभी कहा जा सकता है जब वह उसके सुखों के योगफल में वृद्धि करे अथवा दुखों के योगफल में कमी करे, क्योंकि बेंथम ने हर एक चीज को उसके सुखों में वृद्धि और दुखों में कमी के साथ जोड़कर देखा। इसी आधार पर उसने किसी भी वस्तु और विचार की ये प्रासंगिकता और उपयोगिता भी प्रतिपादित की है। बेंथम का मत है कि राज्य एक विधि निर्माता निकाय है, न कि एक नैतिक समुदाय जिसका लक्ष्य जनता का नैतिक कल्याण हो। नैतिक कल्याण राज्य का ध्येय नहीं होता, अपितु राज्य के द्वारा विधियों के आधार पर जो जीवन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है या जिस तरह का एटमॉस्फेयर उपलब्ध करवाया जाता है उसके आधार पर व्यक्ति स्वयं में नैतिक जीवन जीने के लायक हो जाता है। इसी तरह कानून, प्रभुसत्ता और सरकार पर भी बेंथम ने अपने विचार दिए हैं। बेंथम के अनुसार संप्रभु के निश्चित आदेशों और कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि इस आज्ञा पालन में ही उसका और सबका कल्याण निहित होता है। बेंथम की परिभाषा के अनुसार यदि देखा जाए, कानून एक राजनीतिक समाज के आदेशों के रूप में संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है जिनका सदस्य स्वभाव से पालन करते हैं। बेंथम ने कहा कि कानून एक आदेश है, एक प्रतिबंध, और इसलिए यह स्वतंत्रता का शत्रु है। बेंथम ने कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी बताया, क्योंकि कानून में आदेशात्मक भाषा होती है और कानून हमेशा स्वतंत्रता को कम करने का ही प्रयत्न करता है। तो कानून और स्वतंत्रता दोनों एक ही लक्ष्य को लेकर नहीं चलते। जैसे सेबाई ने कहा कि बेंथम का विश्वास था कि अधिकतम सुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का सार्वभौम साधन प्रदान करता है। इसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों सुख के वस्त्र बनवा सकता है। विधियों की उपयोगिता के लिए बेंथम ने 3 प्रकार की शर्तें बताई है, अर्थात विधियों का निर्माण राज्य करता है, लेकिन ये नहीं कि राज्य ने जो भी कानून बनाए वो उचित कहे जा सकते हैं या उनकी उपयोगिता स्वयं में प्रमाणित होगी। नहीं, उसने कहा कि विधियों की उपयोगिता निम्न 3 प्रकार से सिद्ध की जा सकती है।
प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करती है या नहीं। यदि सभी नागरिकों को वो सुरक्षा प्रदान नहीं करती तो वे विधि उपयोगी नहीं हो सकती। उससे लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होने लगती है या नहीं, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति उन कानूनों से होती है या नहीं, ये दूसरी शर्त बेंथम ने उपयोगिता प्रमाणित करने के लिए बताई। तीसरी चीज जो बेंथम ने कही, प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के साथ समानता का अनुभव करते हैं या नहीं। यदि इन कानूनों के आधार पर कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिलते हों या अपने को वो सर्वोच्च स्तर पर समझते हों, अन्य लोगों को एक हीनता की भावना का आभास हो, तो वो कानून उपयोगी नहीं हो सकता। इसी तरह विधि की उपयोगिता की जांच के लिए बेंथम ने निम्न बातों का ध्यान रखने के लिए भी कहा कि किसी बुराई को रोकने के लिए कोई विधि निर्माण किया जाता है तो वो वास्तव में बुराई नहीं हो सकती, क्योंकि किसी परेशानी को रोकने के लिए उसी के संदर्भ में वो कानून बनेगा तो वो बुरा नहीं हो सकता। हाँ, यदि एक बुराई को रोकने के लिए दूसरा साधन अपनाना पड़े तो साधन की अपेक्षाकृत बुराई नहीं हो सकती या उसे बुरा नहीं समझा जा सकता। बेंथम के अनुसार ही राज्य की कानून निर्माण क्षमता पर कोई रोक नहीं लगा सकता, चाहे वो परंपराएं और प्रथाएं भी क्यों नहीं हो, क्योंकि कानून निर्माण का निर्बाध और अबाध अधिकार बेंथम के द्वारा राज्य को दिया हुआ है और राज्य इसमें सर्वे सर्वा और सर्वोच्च होता है। सेबाइन ने जैसे कहा कि प्रथाओं पर यह अविश्वास एवं उसका पूर्ण रूप से विधान के अधीन हो जाना ही बेंथम के कानून विज्ञान की मुख्य विशेषता है, अर्थात कानून से ऊपर कोई प्रथा परंपरा कोई मर्यादा नहीं होती। सर हेनरी मैन ने कहा, मैं बेंथम के उपरांत किसी भी ऐसे कानून सुधारक को नहीं जानता जिसमें उसका प्रभाव न पाया जाए। अर्थात बेंथम के बाद जितने भी कानून विज्ञ या समाज शास्त्री समाज सुधारक आए, उन सब पर बेंथम का किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य है और ये ही बेंथम की विचारों की उपयोगिता प्रमाणित करते हैं। बेंथम ने यद्भाव्यम या अहस्तक्षेप की नीति को अपनाकर मुक्त व्यापार एवं स्वच्छंद प्रतियोगिता का समर्थन किया, क्योंकि व्यक्ति को यदि फ्री छोड़ दिया जाए आर्थिक क्षेत्र में तो वो अपने सामर्थ्य और क्षमताओं के अनुसार ज़्यादा अच्छे से अपने प्रगति और विकास करता है और वो अपने आजीविका का अर्जन बहुत अच्छे से कर पाता है। विधि निर्माण में निम्नलिखित 4 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की भी बात बेंथम ने कही है: आजीविका, प्रचुरता, समानता और सुरक्षा। बेंथम ने इंग्लैंड के तत्कालीन कानूनों की आलोचना कर उन्हें नया रूप देने हेतु कानूनों का वर्गीकरण 4 रूपों में किया: अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवैधानिक कानून, नागरिक कानून और फौजदारी कानून। इसी के साथ बेंथम ने श्रेष्ठ कानूनों के लक्षणों पर भी प्रकाश डाला कि इस प्रकार के कानून श्रेष्ठ कानून कहे जा सकते हैं। नंबर 1, कानून जनता की आशा और आकांक्षा के अनुरूप हो, कानूनों का जनता को ज्ञान हो, अर्थात इसके लिए राज्य के द्वारा सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार की विधि भी अपनाई जा सकती है जिससे जनता कानूनों के बारे में जान सके। कानूनों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, उपयोगिता का लक्ष्य कायम रहना चाहिए, वो जनता के हित में उपयोगी होने चाहिए। कानून निर्माण स्पष्ट, सरल और सुबोध भाषा में हो। कानून स्पष्ट इस रूप में हो कि प्रत्येक व्यक्ति उनका अर्थ समझ सके, क्योंकि कानूनों की भाषा वैसे जटिल होती है और इस जटिलता के कारण कानून और व्यक्ति के बीच में एक अंतराल आ जाता है। कानूनों को व्यावहारिक होना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टिकोण अच्छा होने से काम नहीं चलता, वो व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लेने लायक होने चाहिए। और कानून भंग के लिए उचित दंड की व्यवस्था हो। कानूनों का निर्माण हो गया, लेकिन उनका पालन तभी हो सकता है जबकि उनके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था हो। यदि दंड की व्यवस्था नहीं हो तो कानून केवल नैतिक अपील मात्र हो जाते हैं और नैतिक अपील के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं होता वो उन्हें माने या नहीं माने। इसी के साथ बेंथम ने न्याय व्यवस्था पर भी अपने विचार दिए, क्योंकि बेंथम
ब्रिटेन की तत्कालीन न्याय व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। उसने कहा था कि ब्रिटेन में न्याय को बेचा जाता है और वह व्यक्ति जो इसका दाम या मूल्य नहीं चुका सकता, न्याय से वंचित रह जाता है। वो अदालतों की कार्यविधि को आसान करना चाहते थे और उनकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाना चाहते थे। बेंथम ने एकल अदालतों की व्यवस्था की, क्योंकि बहुल अदालतों में उत्तरदायित्व टालने की प्रवृत्ति रहती है। यदि एक से अधिक न्यायाधीशों के समक्ष कोई न्याय का मामला लाया जाता है, तो हर एक न्यायाधीश दूसरे पर टालने की प्रवृत्ति अपना लेता है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। इसलिए बेंथम ने एकल अदालतों की वकालत की। इसी तरह न्यायाधीशों और अदालतों के अन्य अधिकारियों को नियमित वेतन दिया जाए, तदर्थ वेतन नहीं, ताकि वो अन्य भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त नहीं हो। और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपना वकील बनना चाहिए, क्योंकि अपने तथ्यों, अपने बारे में जानकारी जितनी व्यक्ति स्वयं को होती है, वो अन्य को नहीं होती। व्यक्ति अपना वकील किसी अन्य को नियुक्त करता है तो बहुत सी चीज़ें वो उसको संप्रेषित नहीं कर पाता, अपनी बातें बता नहीं पाता। और बेंथम के दिल में न्यायाधीशों के प्रति सम्मान के भाव नहीं थे, क्योंकि बेंथम के दिमाग में ये विचार था कि न्यायाधीश भ्रष्ट आचरण से युक्त होते हैं। वो अपने स्वार्थों के लिए कई बार सही को गलत और गलत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेंथम के विधि, दंड और न्याय से संबंधित विचार थे, और शेष विचारों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।